चलिए भाई, कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? E2 के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं शुरू की थी। ओके, चलिए एक बार वापस से जल्दी से अपने वो ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों जो हटेंगे वो कहां से हटेंगे? एंटी पोजीशन से। एक्स यानी कि जो आपका लिविंग ग्रुप होगा और जो हाइड्रोजन हटेगा वो कहां से हटेगा? ऑपोजिट पोजीशन से, एंटी पोजीशन से। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से था, यहां पर भी वेज पर कोई होगा, यहां पर हमारे सामने डैश पर भी कोई होगा। रिएक्शन करवाई गई है, न्यूक बेस लिखा था या ओईटी लिखा था? मैंने क्या लिखा था? ओईटी। अगर रिएक्शन हमारे सामने करवाई गई है बेस के साथ, दैट इज ओईटी के साथ, तो ये रहेगा अल्फा, ये रहेगा बीटा। ये हमारे सामने कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। और ये इसका क्या रहेगा? सिग्मा स्टार। तो जब एलिमिनेशन होता है तो ये खुद सिग्मा स्टार में अटैक नहीं करता है, बीटा हाइड्रोजन को बोलता है कि तेरे वाले इलेक्ट्रॉन से कहां अटैक करवाना है? सिग्मा स्टार में। क्लियर? क्योंकि जब तक एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे बॉन्ड टूटने वाला नहीं है। तो ये करेगा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक, और यही वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर अटैक करेंगे? सिग्मा स्टार में। और हाथों हाथ यहां से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। दिस इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस लाइक SN2। इट इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस लाइक SN2। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से प्रोसीड करती है और ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक। कैसी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम कहां पर करवाते हैं? हाई टेम्परेचर पर। तो हाई टेम्परेचर जो होता है वो एलिमिनेशन को फेवर करता है, लेकिन अपने दिमाग में ये मत रखिएगा कि केवल हाई टेम्परेचर पर ही एलिमिनेशन होगा। नंबर ऑफ एग्जाम्पल आज आप देखेंगे जहां मैं टेम्परेचर की बात भी नहीं करूंगा। टेम्परेचर इज ए सेफ्टी टूल। टेम्परेचर इज ए सेफ्टी टूल। जिसको एलिमिनेशन की नॉलेज नहीं होती है वो टेम्परेचर टेम्परेचर चिल्लाता है। जिसने एलिमिनेशन पढ़ा है वो जानता है कि हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन फेवर करता है। क्या करता है? फेवर करता है। चलिए, इसकी ट्रांजिशन आपने देखी होंगी। कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड है वो टूट रहा था, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी टूट रहा था। किसके साथ बन रहा था ये बॉन्ड? बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ। तो इस पर और इस पर मिलाकर -1 चार्ज आना चाहिए। इसने बॉन्ड कंप्लीटली बना, बॉन्ड कंप्लीटली तोड़ा नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट की कहानी है। यहां पर हमारे सामने वेज पर कोई रहेगा, डैश पर रहेगा। यहां पर भी वेज पर रहेगा, डैश पर रहेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हमें पार्शियल डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ये रिएक्शन हो गई है। रिएक्शन के रेट की बात करना चाहें तो काइनेटिक्स पढ़ी है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय एक्टिवेशन एनर्जी। कहां से डिसाइड होगा? एक्टिवेशन एनर्जी से। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, रिएक्शन का रेट क्या होगा? कम। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? ज्यादा। हमने ये बात कर ली थी ना, मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल टीएस, लेस एक्टिवेशन एनर्जी, फास्ट रिएक्शन, लिख दिया था। चलिए, तो ये हमारी E2 रिएक्शन है। इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। बेस आएगा, बीटा एच को खाएगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वहां से लिविंग ग्रुप यानी कि हैलोजन निकल जाएगा। अब इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं। क्या डिस्कस करने हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमने SN1 SN2 के अंदर डिस्कस किए थे, एग्जैक्टली वैसे हम कहां डिस्कस करने वाले हैं? E2 में। तो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2। माइक गर्म हो जाता है नहीं, आज ध्यान देंगे। आराम आराम से पढ़ें, आराम आराम से। राक्षस सो जाते हैं, निकल जाते हैं। उसके नीचे ठंडा कपड़ा रखना पड़ेगा, गर्म हो जाता है वो। टेम्परेचर वैसे बाहर अच्छा खासा है। ये देखो, ज्ञान देना शुरू हो गया है। लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले इधर अपन बात करेंगे किसको लेकर? काइनेटिक्स को लेकर। किसको लेकर बात करेंगे? काइनेटिक्स। अब बताइए, अगर रेट लो लिखना चाहें, रेट लो एक्सप्रेशन इसका, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Rx रेज टू पावर 1 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बेस रेज टू पावर 1। ये देखिए, ये रेट लो एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि यही है रिएक्शन का। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो यहां पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है और जो बेस है और Rx है, दोनों RDS में इन्वॉल्व है, लाइक SN2। तो दोनों की मोलर कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड
करेगा। जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का रेट उतना ही क्या आएगा, फास्ट। कई बार वो बेस बदलेगा, क्या बदलेगा, बेस। कई बार वो आरएक्स बदलेगा। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आपने कभी गलती की हो कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ट्रिप कर दी, बताइए रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। SN1 में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल कर दी, बताइए क्या फर्क पड़ेगा। जिन्होंने सोल्व किया वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पता है वो जान जाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, इस साल अगले साल जानेंगे जरूर। तो यहां पर भी इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन पर रेट क्या करेगा, डिपेंड। यानी कि सर ये कह सकते हैं हम कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, यस, बहुत सारी जगह ये SN2 से मैच करेगा। लिखिए, ये लिखने के बाद फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आरएक्स एंड फर्स्ट रिस्पेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बेस। ओवरऑल कैसा है, सेकंड ऑर्डर। कोई भी स्टेटमेंट पूरी पढ़े बिना एक्साइट नहीं होना है। फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, किसको फॉलो करता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें इंटरमीडिएट के बारे में, बताइए इस रिएक्शन में क्या SN2 में कोई इंटरमीडिएट था, तो E2 में भी कोई इंटरमीडिएट नहीं है। लिखिए, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन जाती है। उम्मीद करता हूं काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट और TS में आपको डिफरेंस पता होगा। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट आरएक्स, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट आरएक्स। अगर अपने पास अलग अलग आरएक्स आ जाएं तो उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे सामने क्या रहेगा, समझिए। मान लीजिए आर फिक्स रखता है और हेलोजन बदलता है, तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा RI, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl और उसके बाद RF। सर ये आपने हमसे बिना पूछे कैसे लिख दिया, अबे खुद देखा RDS के अंदर क्या लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, यस। तो क्या इस रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करेगा, 100% डिपेंड करेगा। लाइक SN2, इसमें भी लिविंग ग्रुप RDS में बाहर निकल रहा है। लाइक SN1, यहां पर भी लिविंग ग्रुप RDS में बाहर निकल रहा है। तो ये बात अपने दिमाग में उतार लेना, SN1 रिएक्शन हो या फिर अगर अपन बात करना चाहें E1 रिएक्शन हो या फिर SN2 रिएक्शन हो या फिर E2 रिएक्शन हो, इन सभी रिएक्शंस का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करता है। और इन सभी के केस में रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा RI, फिर आ जाएगा RBr, फिर आ जाएगा RCl और फिर आ जाएगा RF। यानी कि R सेम रख दे और हेलोजन को बदल दे तो हेलोजन के बदलने से भी रिएक्शन का रेट, हेलोजन के बदलने से भी रिएक्शन का रेट बदलेगा। सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा, I वाला, क्योंकि I सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है। बेटर लिविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा, रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। ऐसा नहीं समझना चाहता मत समझ, यहां देख, कार्बन हेलोजन बॉन्ड RDS में टूटा है क्या, यस। तो इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहेगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, वीकर बॉन्ड रहेगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। एक तो ये CX बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन रेट डिपेंड करेगा और एक CH बॉन्ड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगा कि H को हटाकर आपने D लगा दिया है, T लगा दिया है, तो रिएक्शन का रेट क्या होने लगेगा, चेंज। जो बॉन्ड RDS में टूटते हैं उन बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो ये वाला रेट आ जाएगा रिलेटिव रेट, बिल्कुल सही है। मान लीजिए अब X क्या कर दे, फिक्स कर दे, X क्या कर दे, फिक्स कर दे, लेकिन एल्काइल ग्रुप बदल दे। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिया है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया है, तो फिर हम किस प्रकार से बात करेंगे। देखिए मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं पर ही हटाकर लिख रहा हूं। आप बताइए 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में रेट क्या चलेगा। सबसे आगे हमारे सामने कौन आएंगे, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। कारण बताइए, सबसे आगे कौन, उसके बाद कौन आएगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और फिर हमारे सामने कौन आएगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, यानी कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अफसोस मिथाइल हैलाइड्स E2 नहीं दे पाएंगे, मिथाइल हैलाइड E2 नहीं दे पाएंगे। सर इसका कारण, अबे बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, ये मान लीजिए हमारे सामने दिया हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, मिथाइल हैलाइड। ये हमारे सामने है मिथाइल हैलाइड, कोई भी क्यों ना आ जाए, तो इसके अंदर हम बोलेंगे नो E2, इसमें कोई E2 रिएक्शन नहीं हो सकती है। लेकिन अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड आते हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे, ये हमारे सामने है 3 डिग्री, ये हमारे सामने है 2 डिग्री, ये हमारे सामने है 1 डिग्री। बहुत सारे लोग इसको ऐसे रखते हैं कि SN2 से उल्टा ऑर्डर आएगा। अबे याद करना है तो ऐसे याद कर ले, SN2 से क्यों लिंक कर रहा है, इसका SN2 से क्या लेना देना है भाई।
आप खुद सोचिए, अगर आंसर ही याद करना है तो सीधा ही याद कर ले, अब इसको समझना है तो बात आपकी अलग होगी। रेट का मतलब, रिएक्टिविटी का मतलब सीधा एक्टिवेशन एनर्जी से होता है। किससे होता है? एक्टिवेशन एनर्जी से होता है। हम बकायदा चेक कर लेते हैं क्या यही ऑर्डर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ध्यान से सुनना भाई लोगों, मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने कोई एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, मैं मिथाइल यहां पर लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? मिथाइल। चेक करते रहना, बताना ये एल्काइल हैलाइड कौन सा है, कौन सा एल्काइल हैलाइड है। हेलोजन 3 डिग्री कार्बन पर लगा है, इट्स ए टर्सरी एल्काइल हैलाइड। जहां हेलोजन लगता है कार्बन कौन सा होता है? अल्फा, और अल्फा से नेक्स्ट कौन सा होता है? बीटा। मान लीजिए मैंने आपको बोला एलिमिनेशन करवाओ, एलिमिनेशन आपको पता चल चुका है एलिमिनेशन करवाना है, तो करवाओगे कैसे? अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन हटा ले, बीटा से हाइड्रोजन हटा ले और डबल बॉन्ड बना ले। ये हमारे सामने एल्किन बनेगी। यस, ध्यान से सुनते रहना। फिर हमारे सामने ये एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, ध्यान से सुनते रहेंगे। आप बताओ कि ये कौन सा एल्काइल हैलाइड हमारे सामने दिया हुआ है? ये कौन सा एल्काइल हैलाइड हमारे सामने दिया हुआ है? इट्स ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, इट्स ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, है कि नहीं है? तो बताइए, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटा दे, एल्कीन बना दे, अल्फा बीटा के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां पर रहेगा H, यहां पर रहेगा हमारे सामने R, यहां पर रहेगा H, यहां पर हमारे सामने क्या रहेगा? CH3। मैं CH3 जानबूझकर लगा रहा हूं। फिर मान लीजिए हमारे सामने ये एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, जरा सोच समझ कर बताना, ये जो एल्काइल हैलाइड है कैसा एल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी। ये हमारे सामने कौन है? हाइड्रोजन। अगर यहां पर आपने एलिमिनेशन करवा दिया तो बताइए अल्फा से क्या हटा देंगे? हाइड्रोजन, बीटा से क्या हटा देंगे? हाइड्रोजन, और क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। ये आपके सामने 3 अलग अलग एल्किन्स बनकर आ गई हैं। अगर मैं इन तीनों एल्किन्स की स्टेबिलिटी पूछना चाहूं आपसे, क्या पूछना चाहूं? स्टेबिलिटी। तो बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा एच है कि नहीं है? इसमें कितने अल्फा एच हैं? 3, और इसमें एक भी अल्फा एच नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाहते हो इस एल्किन से ज्यादा स्टेबल ये होगी, इस एल्किन से ज्यादा स्टेबल ये होगी। अगर ये ज्यादा स्टेबल एल्किन है सबसे ज्यादा, तो देखो एल्किन ये बनी हुई है क्या, और आपकी ट्रांजिशन स्टेट में भी किसके करेक्टर हैं? डबल बॉन्ड के। यानी कि जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, कल हमने देखा था, उसी की ही टीएस क्या होती है? ज्यादा स्टेबल। उसी की टीएस क्या होती है? ज्यादा स्टेबल। अगर ज्यादा स्टेबल टीएस बनेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम, और एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन क्या निकलेगी? फास्ट। आगे रेट अपने आप। इसको क्यों लिंक कर रहे हो आप? अब ध्यान से सुनना, अल्फा पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पर देखो 3 डिग्री है, बीटा पर यहां पर एक अल्काइल ग्रुप कम कर दिया, यहां पर एक अल्काइल ग्रुप और कम कर दिया। आप सोचिए अगर अल्फा की बजाय बीटा पर भी अल्काइल ग्रुप्स होते, सोचिए ये R और H दोनों मिथाइल हो जाते। क्या हो जाते? मिथाइल। कितने अल्फा H आते? कितने आते? 12। यहां पर कितने, और यहां पर कितने आते? 6। यानी कि अल्फा और बीटा पर अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी अल्फा और बीटा पर, तो फिर अल्फा H बढ़ेंगे। अगर अल्फा H बढ़ेंगे तो टीएस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, टीएस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी और रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। यानी कि SN2 से बिल्कुल उल्टा है। अल्फा और बीटा पर ब्रांचिंग बढ़ने से E2 रिएक्शन का रेट बढ़ता है, E2 रिएक्शन का रेट बढ़ता है। छापिए, फिर आगे बात करेंगे। कौन सा राक्षस था ये? जल्दी जल्दी सुलटाओ, उसके बाद क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। इसी बात को किसने समझा था? सेटचफ ने। किसने समझा था? सेटचफ ने। हाँ, और उसने अपना रूल टिका दिया कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि उसने केमिस्ट्री को पढ़ा था, तुम्हारे तरह से पागलों की तरह नहीं पढ़कर आया था वो। टीएस का नॉलेज था उसको। किसका नॉलेज था? टीएस का। रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी चिल्लाते रहते हैं, कभी एक्टिवेशन एनर्जी का नाम नहीं लेते। हाँ हाँ, सुलटा दिया है क्या? तो जरूरी थोड़ी है कि स्टेबिलिटी केवल हाइपर से ही बढ़ सकता है, नहीं, रेजोनेंस से भी बढ़ सकता है। किससे बढ़ सकता है? रेजोनेंस से भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर एल्किन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर उसकी रिएक्टिविटी E2 के अंदर बढ़ जाएगी। ऑर्डर उल्टा आया है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। जो भयंकर SN2 देता था वो E2 दे ही नहीं रहा है।
जो भयंकर SN2 दे रहा था वो E2 देता ही नहीं है। गौर से देखिए आप। अब सुलटा है क्या? चलिए, तो देखिए आपने CX बॉन्ड की तो बात यहां पर कर ली है, लेकिन CD बॉन्ड की भी तो करनी पड़ेगी। अलग अलग, अगर अलग अलग दे दे, यहां पर सोचिए H की बजाय D होते तो रिएक्शन का रेट बढ़ता कि घटता? घटता, क्योंकि CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। टूटने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो इसी में लिखेंगे अगला पॉइंट, प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। ब्रैकेट में लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन CH बॉन्ड स्ट्रेंथ। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन CH बॉन्ड स्ट्रेंथ। राक्षसों यहां तक पहुंच गए हो। CH जब भी लिखना होता है ऐसे नहीं लिखते हैं कोई भी, ऐसे लिखा जाता है CH बॉन्ड स्ट्रेंथ। कभी जिंदगी में केमिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? CH मतलब बॉन्ड दिखाना जरूरी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बता रहे हैं, तो उसी से तो बात होगी। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा बॉन्ड करेगा? CH। उसके बाद कौन करेगा? CD। और उसके बाद कौन करेगा? CT। मान लीजिए एक में CH बॉन्ड टूटे, एक में CD बॉन्ड टूटे और एक में CT बॉन्ड टूटे, तो जल्दी कौन सा टूटेगा? CH। तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। सोचिए अगर मैंने यहां से H हटाकर D लगा दिया होता तो ये रिएक्शन स्लो हो जाती, और D की बजाय मैंने T लगा दिया होता तो ये रिएक्शन और भी स्लो हो जाती, क्योंकि जो बॉन्ड RDS में टूट रहे हैं उन्हीं की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर क्या ख्यालात हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं बताइए? E2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा एलिमिनेशन है? हटने वाले एक दूसरे की एंटी पोजीशन से हटेंगे, 180 के डाइहेड्रल एंगल पर उनको पहले लेकर आना पड़ेगा। तो लिख दीजिए E2 is anti-elimination oblique trans-elimination. E2 is anti-elimination oblique trans-elimination. E2 is anti-elimination oblique trans-elimination. ये एंटी-एलिमिनेशन है या फिर कौन सा एलिमिनेशन है? ट्रांस, यानी कि अपोजिट साइड से हमें H को और X को हटाना है। नेक्स्ट, बेस यूज्ड इन E2। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स में बेस यूज्ड इन E2। बेस यूज्ड इन E2, कौन सा बेस हम E2 के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई। इस पर बहुत मेहनत करके मैंने बातें निकाली थी। अभी जो बातें लिखने वाला हूं, अगर आप पहले से ऐसा पढ़ चुके हैं तो आप समझ जाएंगे कहां से बातें आई। मान लीजिए रिएक्शन करवाई जाती है NaNH2 के साथ। किसके साथ करवाई जाती है? NaNH2 के साथ यहां पर रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहां पर सोलवेंट रहेगा आपके सामने लिक्विड अमोनिया। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अमोनिया रूम टेम्परेचर पर गैस होता है। टेम्परेचर यहां पर -33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। ये लो, जो हाई टेम्परेचर चिल्लाते हैं ना एलिमिनेशन के लिए, ये एलिमिनेशन में सबका पापा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है आपके लेवल पर, और एलिमिनेशन ही करने के लिए इस धरती पर इसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर इज ए सेफ्टी टूल। टेम्परेचर क्या है? सेफ्टी टूल है। अगर टेम्परेचर मेंशन कर दिया तो गधे से गधा बच्चा बता देगा एलिमिनेशन होने वाला है। कभी मेंशन नहीं करता है टेम्परेचर, सोचना भी मत टेम्परेचर के बारे में। ये वाला हमारे सामने आ जाए, आपको सोचना है क्या करना है? एलिमिनेशन। या फिर अगर एरो पर इस प्रकार से लिख कर दे दिया जाए एल्कोहलिक KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो समझ जाना एलिमिनेशन करना है। या फिर अगर अपन बात करना चाहें टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आ जाए, आप तो जानते ही हैं इसकी अपन ने एक बार गजब की बेइज्जती की थी। उसके बाद इसने कसम खा ली थी कि करूंगा तो एलिमिनेशन ही, करूंगा तो एलिमिनेशन ही। ये वाले जो बेस जब भी आपके सामने आ जाएं, देन यू हैव टू गो फॉर एलिमिनेशन। क्या करना है आपको? एलिमिनेशन ही करवाना है। इंपॉर्टेंट क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है, ये एलिमिनेशन ही करेगा। अगर आपको गो फॉर एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH दिखाई दे, गो फॉर एलिमिनेशन।
टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन दिखाई दे जाए, गो फॉर एलिमिनेशन। फिर आपका एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैंने सारी बातें नहीं की है, ये वाले बेस दिखते ही तो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन। कोई डाउट या चाहिए? लेकिन कुछ बेस ऐसे हैं जो SN2 भी करेंगे और E2 भी करेंगे। पर्टिकुलरली अगर अपन बात करना चाहें, मिथॉक्साइड आयन एंड इथॉक्साइड आयन, बहुत बार आपके सामने एरो पर ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, बहुत बार आपके सामने एरो पर ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, बहुत बार आपके सामने Na+K+ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये स्पेक्टेटर आयन है। कई बार आपके सामने एरो पर ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। जब ये वाले बेस इस्तेमाल में लेगा ना, तो कभी होगा आपका SN2 और कभी होगा E2। ये क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ये RX पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? RX पर डिपेंड करता है। तो उनके बारे में तो टाइम आने पर बात कर लेंगे, लेकिन हमें यह पता चल चुका है कि इन बेस का इस्तेमाल हम एलिमिनेशन में करते हैं। पर्टिकुलरली किसका करते हैं? एल्कोक्साइड आयन का। किसका करते हैं? एल्कोक्साइड आयन का इस्तेमाल करते हैं। ये कभी SN2 से रिएक्शन करेंगे, कभी E2 से रिएक्शन करेंगे। टाइम आने पर मैं आपको बताऊंगा कब SN2 करेगा, कब E2 करेगा, लेकिन इनके बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, हमें कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, हमें एलिमिनेशन ही करवाना है। लेकिन वो भी ढेर साना है, पापा है सबका। देखिए कई बार ऐसे लिख देता है, कैसे लिख देता है? ऐसे, इथेनॉल डॉट KOH एंड हीट, सुलटा जाता है। ये बेटा अल्कोहल मेंशन कर दिया है। अल्कोहल कौन है? इथेनॉल। कि सर ये क्या दे दिया? अबे जब अल्कोहल लिख रहा था तो तू एकदम सही था, और जैसे उसने अल्कोहल पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया तो हमारे गुर्दों में दर्द होने लग गया कि सर ये क्या है। तो इथेनॉल डॉट KOH और हीट डाल दे तो समझ जाना अल्कोहलिक KOH है। क्या करवाना है? एलिमिनेशन। NCERT ने इसका कई जगह इस्तेमाल किया है, पापा है वो सबका। क्लियर? आपने बस यही बातें पढ़ी हैं क्योंकि यही बातें आई हैं, वो बात अभी भी साइड में है। जल्दी से छापिए। कहां? विलियमसन ईथर सिंथेसिस वापस पढ़ो, लिखा हुआ है with second and tertiary alkyl halide give elimination as a major product, लिखा हुआ है बेटा। हाँ एक बार पढ़ो पढ़ो, आ जाएगा दोबारा, आज की क्लास में आ जाएगा। सुलटा दिया है क्या? तो ये तो हमारे सामने हो गए हैं कैरेक्टरिस्टिक। इनको तो, इनमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, इनमें टाइम कर दूंगा। अब एक होता है रीजियो सेलेक्टिविटी इन E2 रिएक्शन। नाम सुनकर ही बौखला जाते हैं, रीजियो सेलेक्टिविटी। कारण है उसका, कारण यह है कि हमने कभी ऑर्गेनिक को ढंग से पढ़ाई नहीं है। किसी को तुम बोलोगे ना रीजियो सेलेक्टिविटी पढ़ा दिया है, मास्टर ऐसे बोचक्कर रह जाता क्योंकि खुद को नहीं पता होता इसको कैसे पता चल गया है। और 2 कौड़ी की बात होती है। कितने कौड़ी की? 2 कौड़ी की। जब मैंने आपको आइसोमेरिज्म शुरू किया था तो मैंने क्या क्या हेडिंग लगाई थी? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, और आखिर में लिखा था रीजियो आइसोमर्स। तो जब किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर आ रहे हो और उनमें से कोई एक ज्यादा बन रहा हो एक्सक्लूसिवली, आप जानते हैं मेजर तो एक ही होगा, तो उन्हीं रिएक्शन को हम रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजियो सेलेक्टिव। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक तो क्या होते हैं? खत्म। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे रीजियो सेलेक्टिविटी इन E2 रिएक्शन। और बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है। राक्षस इसका मतलब आइसोमेरिज्म का लेक्चर नहीं अटेंड किया तूने? छिले हुए तो पहले ही सारे के सारे। रीजियो सेलेक्टिविटी, रीजियो सेलेक्टिविटी E2 रिएक्शन, रीजियो सेलेक्टिविटी इन E2 रिएक्शन, रीजियो सेलेक्टिविटी इन E2 रिएक्शन। लिखिए E2 रिएक्शंस आर रीजियो सेलेक्टिव। अब राक्षसों कम से कम मुंह पे तो बेइज्जती मत क्या करो। आधे E2 को ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, सही नहीं लिखना सीख सकते क्या? आगे बैठा हुआ कोई ना कोई राक्षस ऐसे लिख देता कि ले तेरे मुंह पे गलत लिखूंगा, कर ले क्या करेगा तू? तू चाहे कितने भी अपने गुर्दे फोड़ ले, यहां पर लहू लुहान हो जाए, लेकिन मैं तो ऐसे करूंगा जैसे करता है। और डाउट भी ऐसे पूछेंगे जो बातें मैंने बोली नहीं होंगी,
पुरानी बातें दिमाग में ऐसे रम गई है ना, बुढ़ापे में आके नहीं सीख नहीं पा रहे हो तुम। माना कि उम्र का थोड़ा फर्क पड़ता है, इस उम्र में चीजें इतनी आसानी से सीखी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी अपना थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड रखना ही पड़ेगा। अलग अलग तरीके से E1 E2 को लिख रहे हैं राक्षस। E2 रिएक्शंस आर समझाऊंगा क्या होता है रिजियो सेलेक्टिव का मतलब। कुछ हमें समझाने के लिए पहले आ गए कि देख तू नहीं समझ पाएगा, मैं जानता हूं, तो बोलता है मैं एक रूल दे के जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से याद रखना, और उसे हम क्या बोलते हैं, सेट्ज़ रूल। क्या बोलते हैं, सेट्ज़ रूल। आपको यह समझ तक आ जाएगा कि ये रूल आया कहां से है। इसने क्या बोला था कि E2 रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूट होगी तो टीएस भी मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, टीएस मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी तो टीएस में किसका करेक्टर था, डबल बॉन्ड का। अल्फा एच बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। तो पहले इसकी बात लिखिए, नॉर्मली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नॉर्मली more substituted alkene will be the major product. More substituted alkene will be the major product. ये भाई साहब आए और इन्होंने बोला कि जो नॉर्मली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी वो E2 का क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है जिसमें अल्फा एच क्या मिलेंगे, ज्यादा, डबल बॉन्ड पर एल्काइल ग्रुप क्या मिलेंगे, ज्यादा, बताऊंगा। लेकिन इसकी बात को ज्यादा सीरियसली लेना नहीं है, इसकी बात को ज्यादा सीरियसली लेना नहीं है। अगर कोई हमसे पूछे क्या E2 रिएक्शन का प्रोडक्ट सेट्ज़ एल्कीन होगी, हाँ बोलेंगे हम। तब तक वो अपने राज नहीं खोलेगा, हम भी अपने पत्ते नहीं दिखाएंगे। जब बोलता रहेगा कि E2 में, ध्यान से सुनो, E2 में मेजर प्रोडक्ट सेट्ज़ एल्कीन, जी हाँ सेट्ज़ एल्कीन, लेकिन अभी देखना थोड़ी देर में इसको पानी पानी होना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि E2 का मेजर प्रोडक्ट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो आपने जीवन में कभी ध्यान भी नहीं दिया है। इसके बाद एक भाई साहब और आए जिन्हें बोलते हैं हॉफमैन रूल। कोई आ रहा है अपना रूल चिपका के जा रहा है। हॉफमैन रूल ने क्या बोला, लिखिए, लिखिए हॉफमैन रूल। इसने क्या बोला, इफ लिविंग ग्रुप इज, इफ लिविंग ग्रुप, इसने कुछ बातें बोली थी, काफी हद तक ये बात सही थी उसकी। इफ लिविंग ग्रुप इज फ्लोरीन, हमारे लेवल पर बात कर रहा हूं, एंड Nr3+, if living group is fluorine and Nr3+, if living group is fluorine and Nr3+, then less substituted alkene will be the major product. Then less substituted alkene will be the major product. Then less substituted alkene will be the major product. जो लेस सब्स्टिट्यूटेड आपने लिखा है उसके नीचे ऐसे एरो करके लिख देना हॉफमैन एल्कीन। क्या लिख देना, हॉफमैन एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन लिख देना। लेस सब्स्टिट्यूटेड के नीचे क्या लिख देना, हॉफमैन। अगर वो पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप हमें बता देता है कि लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है या फिर Nr3+ है तो क्या हाँ बनेगी। जब तक सारी बातें ना होंगी हम हाँ भरते ही चले जाएंगे, लेकिन इनमें किसी को भी हमें याद नहीं करना है। क्यों, क्योंकि E2 का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है, कुछ बातों पर डिपेंड करता है। कोई बताएगा कि E2 रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हम कैसे, बता दिया तुमने, सुलटा दिया। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट तो होगा ही राक्षस। स्टेबिलिटी ऑफ टीएस, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी, हालांकि बात तो आपकी सही है, लेकिन तुम्हें खुद को भी नहीं पता है इतनी बार टीएस टीएस हुई है, कुछ तो रहा होगा सर टीएस का, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये देखिए, ये हमारे सामने दिया हुआ है, गौर से देखना। अभी हमारे पास आ जाती है चॉइस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, चॉइस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। ये कौन सा कार्बन है भाई, अल्फा, ये कौन सा है बीटा, और ये कौन सा है बीटा डैश। अगर मैं आपको बोल दूं करवाना है, क्या करवाना है, एलिमिनेशन, E2 रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है, ध्यान से सुनना। तो E2 रिएक्शन के प्रोडक्ट यहां एक से ज्यादा बन सकते हैं। कैसे, देखिए, दो कैसे बनेंगे, तीन बनेंगे। अभी भविष्यवाणी मत करो तुम, थोड़ी देर रुक जाओ। तो बताइए कहां कहां से हटा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, अल्फा से तो हेलोजन हटेगा ही, और बीटा डैश से हाइड्रोजन हटाएं, तो अल्फा और बीटा डैश के बीच में क्या, तो हमारे सामने एक एल्कीन ऐसी बनकर आएगी, ये वाली।
ये एल्कीन बनेगी, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनेगा, इसका सिस भी बनेगा और ट्रांस भी। टाइम आने पर बात करेंगे उसके बारे में। देखिए ये जो एल्कीन है ना, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड पर कितने मिथाइल लगे हुए हैं? 2, एक इस साइड एक उस साइड। दूसरी, ऐसा हो सकता है कि अल्फा से हट जाए हेलोजन और बीटा से हट जाए हाइड्रोजन। बीटा से क्या हट जाए? हाइड्रोजन। अगर ऐसा हुआ तो बताइए डबल बॉन्ड इस बार अल्फा और बीटा के बीच में बनेगा? यस, ये हमारे सामने बनकर आएगा। यहां पर आप देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या है? कम। केवल इसी कार्बन पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें एक इस कार्बन पर मिथाइल, उस कार्बन पर मिथाइल। यानी कि मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूं? मैं इसको बोल सकता हूं ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड हमारे सामने है। और नॉर्मली जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है वही क्या होती है? मोर स्टेबल। नॉर्मली यही मोर स्टेबल। एक मिनट, स्टेबिलिटी कैसे चेक करें? आप एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे देखी जाती है? सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर। तो यहाँ रेजोनेंस तो दोनों में से किसी में भी नहीं है। हाइपर की अगर अपन बात करना चाहें, 3 और 3 6 अल्फा एच। यहाँ पर कितने अल्फा एच हैं? 2। हाँ, आप सही, अब मेरे को आ गया है। मोर स्टेबल एल्कीन हमारे सामने नॉर्मली कैसी एल्कीन होती है? सेट। जब मोर सब्स्टिट्यूटेड ही कैसे निकलती है? मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल ही कैसे निकलती है? सेट। जब तो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना हमें लिविंग ग्रुप कौन है ये बताया गया है, ना हमें बेस कौन है ये बताया गया है, तो हम बोल देंगे बेसिकली यस सेट एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन हमेशा ऐसा हो कोई गारंटी नहीं है। आप बताइए इसके बारे में, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है कि नहीं है? है। ये हमारे सामने है सब्स्टिट्यूटेड, मतलब इस पर अल्काइल ग्रुप क्या है? कम। लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो अल्फा एच क्या होंगे? कम। मतलब ये हमारे सामने क्या रहेगी? लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल को हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं? हाफ मैन एल्कीन। क्या बोल देते हैं? हाफ मैन एल्कीन के नाम से जानते हैं। अभी तक मैंने इनके बारे में, माइनर और मेजर के बारे में कोई बात नहीं की है, क्योंकि E2 का मेजर प्रोडक्ट कहां से डिसाइड होता है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। आप बताइए दोनों जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, दोनों जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, क्या ये एक दूसरे के रीजियो आइसोमर्स हैं? क्या ये एक दूसरे के रीजियो आइसोमर्स हैं? अबे रीजियो छोड़ो, स्ट्रक्चरल तो है ना। तो स्ट्रक्चरल का ही तो दूसरा नाम राक्षसो रीजियो है। तो जब रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स आ जाएं? रीजियो आइसोमर। तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रीजियो सेलेक्टिव। अब आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछे तो जाहिर सी बात, मेजर ये होगा या फिर मेजर ये होगा। होगा कि नहीं होगा? दोनों में से के एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बने हैं दो और तुमने सेलेक्ट किसको किया है? एक को। इसी को ही क्या बोलते हैं? रीजियो सेलेक्टिव। जब रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के रीजियो आइसोमर्स होते हैं और उनमें से कोई एक प्रीडोमिनेंटली बनता है, एक ज्यादा बनता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम रीजियो सेलेक्टिव बोलते हैं। और ऐसा तब होगा जब जब आपके पास चॉइस ऑफ बीटा हाइड्रोजन होगी। क्या होगी? चॉइस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन होंगे तब आपके सामने एल्कीन्स अलग अलग बनकर आएंगी। अगर बीटा हाइड्रोजन मान लीजिए यहां होता ही नहीं तो जाहिर सी बात हमें वहीं से हटाना पड़ता। क्लियर? तो जब बीटा हाइड्रोजन की चॉइस आ जाएगी तभी आपके प्रोडक्ट अलग अलग बनने लगेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, E2 का मेजर प्रोडक्ट बोला हुआ है स्टेटमेंट में, हम सीधा बोल देंगे यस एल्कीन विल बी द मेजर। लेकिन अगर आपको E2 में मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना है तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। कुछ फैक्टर्स हैं जो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। यहां तक छापे, फिर आगे बढ़ूंगा। अब छापो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। तू आजा राक्षस, पढ़ाई ले। अब एक क्लास खाली हो जाएगी, सुनील चतुर्वेदी सर चले जाएंगे तो एक राक्षस अलग अलग लेवल के कलाकार बैठे हुए हैं कि सर आप बोर हो गए, अब थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, आप तो देखो कैसा पढ़ाता। मेरी अप्रोच लगाओ, लीडर में मेरी क्लास भी लगवा दो। वो उधर वाई वाले बोलते हैं कि सर इतनी ऑर्गेनिक तो आ गई है सर, डाउट पे तो बैठ ही सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब लगवा दीजिए हमारी। लिखिए, देखिए अभी तक हमने मेजर कहीं पर भी नहीं लिखा है। मेजर क्या बनेगा वो इनफैक्ट दो बातों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एक तो आपका लिविंग ग्रुप कौन है इस पर, और दूसरा आपने जो बेस इस्तेमाल में लिया है उस पर।
इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है जिस पर आपने जीवन में कभी ध्यान नहीं दिया है। आप फालतू की हवाबाजी में चिल्लाते रहते हो, गलती से कभी ढंग का क्वेश्चन बना दिया तो पानी पानी करके चला जाएगा, पढ़ते रहोगे क्वेश्चन को। विच एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट, विच नहीं, इसी में आ गए रिजो सेलेक्टिविटी में। विच एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन कंडीशंस। विच एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन कंडीशंस। कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनाकर देगी, ये रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है। विच एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन कंडीशंस। रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करेगी। ब्रैकेट में लिखेंगे नेचर ऑफ बेस एंड टाइप ऑफ लिविंग ग्रुप, बेसिकली इस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ बेस, कि आपने बेस कौन सा इस्तेमाल में लिया है, क्लियर होगी, थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आने लगेगा। नेचर ऑफ बेस एंड टाइप ऑफ लिविंग ग्रुप, कि लिविंग ग्रुप कौन है। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला, इफ लिविंग ग्रुप्स आर Nr3+ एंड फ्लोरीन, इफ लिविंग ग्रुप्स आर Nr3 एंड फ्लोरीन। अब आपको बता रहा हूं मेजर कैसे डिसाइड करना है, आपको मोर स्टेबल के पीछे नहीं दौड़ना है, मैं जो बता रहा हूं इन फंडे को अप्लाई करना, कभी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा। इफ लिविंग ग्रुप आर Nr3+ एंड फ्लोरीन, then remove most acidic beta H, then remove most acidic beta H। कभी भी आपको एल्किन की स्टेबिलिटी पर नहीं जाना है इसमें। if living group is Nr3+ and fluorine, जो सबसे ज्यादा एसिडिक क्वेश्चंस किए भी हैं, आपने जुगाड़ क्या होगा कि अगर लिविंग ग्रुप फ्लोरीन होता है तो बीटा पर नेगेटिव बना के देख लिया करो, वहां से प्रोडक्ट देना है। तो आ गया ना, डिपेंड किस पर करेगा, लिविंग ग्रुप पर। नेक्स्ट, इफ लिविंग ग्रुप्स आर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इफ लिविंग ग्रुप्स आर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मान लीजिए लिविंग ग्रुप हमारे सामने कौन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, then remove that beta hydrogen, then remove that beta hydrogen, then remove that beta hydrogen which give most stable alkene, then remove that beta hydrogen which give most stable alkene। तो फिर वो बीटा हाइड्रोजन हटाना है जिसमें एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल बने। क्लियर, क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होंगे ये सारी बातें, धीरे धीरे मैं पहले लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, इफ बेस इज बल्की, आपने देखा होगा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के केस में मामला एकदम अलग चलता है। इफ बेस इज बल्की, ब्रैकेट में लिखेंगे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इफ बेस इज बल्की, if base is bulky then remove that beta hydrogen, if base is bulky then remove that beta hydrogen which is less hindered, which is less hindered, if base is bulky then remove that beta hydrogen which is less hindered। अगर मान लीजिए आपका बेस बल्की है तो प्रोडक्ट अलग आएगा, लिविंग ग्रुप फ्लोरीन और Nr3+ है तो अलग आएगा, क्लोरीन ब्रोमीन है तो अलग आएगा। लेकिन जब तक वो ना बोले कुछ भी तो हम क्या बोलेंगे, सेट जब एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन हमेशा सेट जब बने इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते। अब चलेंगे 1 by 1। अब स्टार्टिंग होगी भाई, हेडिंग लगाएंगे सक्सेसिव एलिमिनेशंस, सक्सेसिव एलिमिनेशन, लगातार 2 बार एलिमिनेशन करवाएंगे, सक्सेसिव एलिमिनेशन। अब E2 रिएक्शंस के एग्जांपल होने लगेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा E2 होगा कब, पहले बताया था E2 होता कैसे है, और अब बात करेंगे E2 होगा कब कब। सक्सेसिव एलिमिनेशन पहला हमारे सामने है, ये कॉन्जिक्यूटिव एलिमिनेशन भी बोल देते हैं, सक्सेसिव एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। लिखिए लिखिए इसमें जेमिनल डाइहैलाइड्स एंड विसिनल डाइहैलाइड्स बहुत बार आएगा सीक्वेंस रिएक्शन में, बार बार आपके सामने दिखाई देगा ये। जेमिनल डाइहैलाइड्स एंड विसिनल डाइहैलाइड्स react with sodamide, geminal dihalides and vicinal dihalides react with sodamide to give alkyne, to give alkyne sodamide, NaNH2 को sodamide बोलते हैं। geminal dihalides and vicinal dihalides react with sodamide to give alkyne, alkyne
क्योंकि वो तुम्हें ऐसा ऑफर देगा कि तुम मना नहीं कर सकते, और तुम वहां पर अपने आप को आइंस्टाइन जैसा फील करोगे कि ये पहले मास्टर ने क्यों नहीं सोचा, मैंने क्यों नहीं सोचा, इतना बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ, मना ही नहीं कर सकता मैं इसको, और वहीं फाइल सुलट जाएगी तेरी। क्लियर? चलिए समझते हैं क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए यहां पर लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहां पर लगा हुआ है ब्रोमीन, यहां पर हमारे सामने है हाइड्रोजन, यहां पर है ब्रोमीन, और यहां पर है CH3। पहले बताइए ये क्या है? ये हमारे सामने है विसिनल डाइब्रोमाइड। ये हमारे सामने क्या है? विसिनल डाइब्रोमाइड दिया हुआ है। रिएक्शन करवाई जाएगी सोडामाइड के साथ। कैन यू टेल मी द सॉल्वेंट? यस, NaNH2 का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो सॉल्वेंट इसी का कॉन्जुगेट एसिड लिया जाएगा, दैट इज लिक्विड अमोनिया। और लिक्विड अमोनिया का मतलब समझते हो? टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस होगा। ये उन लोगों के गाल पे बहुत भयंकर तमाचा है जो एलिमिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर चिल्लाते हैं। लिक्विड है देखिए, माइनस में, स्टिल द रिएक्शन विल गो वाया E2। अगर NaNH2 आपके सामने आ चुका है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एल्काइल हैलाइड, आपको क्या करवाना है? एलिमिनेशन। क्या करवाना है? एलिमिनेशन। देखिए पहले एक हैलोजन के रिस्पेक्ट में बात कर लूं। मान लीजिए ये हमारे सामने हैलोजन है, तो इस कार्बन को क्या बोल देता हूं? अल्फा, और इस कार्बन को क्या बोल देता हूं? बीटा। इस हैलोजन को जब हम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए बीटा हाइड्रोजन हो गया। बताइए क्या करेगा? NH2 माइनस करेगा, इसके ऊपर अटैक। हर रिएक्शन में मैकेनिज्म आएगा, ये करेगा इसके ऊपर अटैक। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां आएंगे? इसके एंटी बॉन्डिंग में। किसके एंटी बॉन्डिंग में? CBr के। और ये यहां से बॉन्ड तोड़कर निकलने का। ये पूरा प्रोसेस कैसा होगा? साइमल्टेनियस। अल्फा और बीटा के बीच में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? डबल बॉन्ड की। तो यहां पर हमारे सामने डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर रहेगा Br, यहां पर रहेगा H। बताइए जब NH2 माइनस H+ को हटा ले जाएगा, क्या बनेगा? अमोनिया। बाहर कौन निकल कर आएगा? Br माइनस, जिसका इंतजार कौन कर रहा है? Na+। तो ये हमारे सामने Na+ Br- बन चुका है। यस, ध्यान से सुनना, ये हमारे सामने है। अब ध्यान से सुनना, क्या ये जो आपका ब्रोमीन है ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है? यस। क्या ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेगा? यस। क्या NH2 माइनस इसको हटा देगा? जी हाँ, NH2 माइनस इज ए वेरी पावरफुल बेस, इट्स अ वेरी पावरफुल बेस। ये इसको सुलटा देगा, ये हटा देता है डबल बॉन्ड पर लगे हुए हैलोजन को भी। दोबारा से रिएक्शन करने के लिए आएगा कौन? NaNH2। वापिस से रिएक्शन करने के लिए आएगा NaNH2। हमारे सामने क्या रहेगा? साथ में लिक्विड अमोनिया। ये करेगा इसके ऊपर अटैक। अगर इसने किया अटैक तो बताओ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? यहां। और यहां से कौन निकल जाएगा? Br, खटक से बाहर आएगा। अगर ये बाहर निकल गया तो बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड की। साथ में कौन बनकर आएगा? NaBr। और साथ में कौन बनेगा? अमोनिया। ये हमारे सामने, बताइए क्या बनी है? एल्काइन। एल्काइन टर्मिनल बनी है कि इंटरनल? ये हमारे सामने बनकर आई है इंटरनल। इंटरनल में रिएक्शन यही रुक जाएगी। टर्मिनल होती तो इसको घर तक छोड़ के आता, क्योंकि बेस है। कौन है? बेस है। आप पूछता है इस रिएक्शन के अंदर बताइए कितने मोल NaNH2 को लगेंगे? बताओ, इसमें याद रखने वाली बात है क्या? कितनी बार एलिमिनेशन करवाया है? 2 बार। तो कितने मोल लगेंगे? 2 मोल लगेंगे। रट्टा मारने वाली जरूरत ही नहीं है। क्या बनानी है? एल्काइन। अब सुनना, आपको इतना प्यारा ऑफर देगा एग्जामिनर कि आप मना ही नहीं कर सकेंगे। आप बोलेंगे ये पहले क्यों नहीं बताया मेरे मास्टर ने? शायद उसको नहीं आता होगा, मेरे को समझ में आ गया है। बोलेगा कि एल्काइन बनाएगा या कॉन्जुगेटेड डाइईन? एल्काइन बनाएगा या कॉन्जुगेटेड डाइईन? जिसने अपना दिमाग चलाया कि अरे हाँ इसमें तो रेजोनेंस है, उधर तो रेजोनेंस ही नहीं है, वो सुलटेगा। उसको लगेगा कि मास्टर को पता ही नहीं था, मेरे को पहली बार पता चला है, उसने क्यों ध्यान नहीं दिया, मोर स्टेबल एल्कीन क्यों नहीं बनाई। बेटा पहले ये डिसाइड कर ले कौन सा बीटा हाइड्रोजन हटेगा। देख, या तो बीटा हाइड्रोजन ये हटेगा बेस के थ्रू, या बीटा हाइड्रोजन ये हटेगा। ये भी, ये अल्फा है तो ये क्या है? बीटा है। जैसे इस पर पर्टिकुलरली बात करना चाहूं तो ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया? बीटा। और इसको क्या बोल देता हूं? बेटा डैश। क्या बोल देता हूं? बेटा डैश। अब बता, इस वाले H की एसिडिक नेचर ज्यादा है या उस वाले H की एसिडिक नेचर ज्यादा है? कौन से वाले की है? इसमें हैलोजन का कैसा इफेक्ट लग रहा है? कम से कम -साई लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बेस सबसे पहले ज्यादा एसिडिक H को हटाएगा। तो पहले या तो ये H हटेगा
या ये H हटेगा, और इन दोनों में से कोई हट गया तो फिर 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं आने के। मैंने साफ लिखवाया है, आपको एल्काइन बनानी है। क्या बनानी है? एल्काइन। अगर वो आपको इस टाइप का कोई ऑफर दे देता है तो उसको मना कर देता है कि नहीं नहीं इस बार सिलेक्शन लेना है, तेरी बात नहीं मान सकता, बाद में बात करेंगे। क्या बनानी है? एल्काइन। हेलोजन हटा, डबल बॉन्ड बना, फिर हेलोजन हटा, ट्रिपल बॉन्ड बना। एल्काइन की फॉर्मेशन कर। किसकी फॉर्मेशन कर? एल्काइन की। छापिए, फिर आगे बढ़ूंगा। अगर कोई बात तुम्हें पहली बार वहां जाकर पता चली और तुम साइंटिस्ट बनने लगे, सुलटने लगोगे, वो ऐसा ही ऑफर देता है कि मना नहीं कर पाता स्टूडेंट, फिर पता चलता है नेगेटिव हो गया मेरा तो। मोटिवेट की बात कौन कर रहा है? तुम राक्षसों के साथ रह के मास्टर को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। वो सुबह सुबह संदीप महेश्वरी की वीडियो देख के आता है कि आज तो मैं शायद इनको पढ़ा लूंगा पूरी क्लास में, एक बार तो शायद दिमाग में नेगेटिव बातें नहीं आएंगी, लेकिन बीच में से कोई ना कोई राक्षस ऐसी बात बोल ही देता है। फिर वो सोचता है कि कल कैसे पढ़ाऊंगा इनको। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने आ चुका है। इस बार हमारे सामने क्या है? जेमिनल डाइक्लोराइड। जेमिनल डाइक्लोराइड हमारे सामने दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस और आ गए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। जिनको इस साल करने हैं कर लें, अगले साल करने हैं वो भी कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए सिलेक्शन होगा जरूर। ऑक्सीडेशन भी आ चुका है, क्लियर? तो एल्डिहाइड कीटोन के शुरू होने से पहले ऑक्सीडेशन को सुलटा देंगे। नहीं, ऑक्सीडेशन बोला था, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बोला था, पेज उसी के तो छुड़वाए थे। एल्डिहाइड का थोड़ा सा है वो, थे कि पेज शेयर होता है। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सुलटाएंगे जल्दी से। चलाइए अपने खानदानी दिमाग को, चलेगा एक दिन, ये कब चलेगा ये नहीं पता है। और इतिहास गवाह है, जितने भी महान लोग हुए हैं सबका दिमाग बुढ़ापे में ही चला है। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल कब दी थी? 30 के बाद दी थी, 40 के आसपास उम्र थी उसकी तब दी थी। हमारा चल के बंद हो चुका है। चलेगा चलेगा। अब इधर चलाओ, इधर चलाओ। क्या हो गया? बेटा सही है, अभी आगे कह रहा ना बाकी है। ये है अल्फा और ये है बीटा। पहली रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। बताइए NH2 माइनस आएगा, ये करेगा अटैक, ये बॉन्ड जाएगा इधर और यहां से Cl निकलेगा खटैक। किसकी फॉर्मेशन कर देगा? डबल बॉन्ड की। तो अगर इसने डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन इस प्रकार से हमारे सामने बनकर आ जाएगा। साथ में कौन बनेगा? अमोनिया। साथ में कौन बनेगा? NaCl। कौन बनेगा? NaCl। बताइए क्या क्लोरीन ने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना रखा है? जी हाँ, बिल्कुल डबल बॉन्ड पर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर रखा है। क्या NH2 माइनस इससे डर जाएगा? NH2 माइनस बोलेगा पापा हूं मैं बेसिक नेचर में सबका, सुलटा के ही जाऊंगा। ये करेगा इसके ऊपर अटैक, हाइड्रोजन के ऊपर, ये करेगा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक इस प्रकार से, ये करेगा अटैक, ये बॉन्ड जाएगा इधर और यहां से Cl निकलेगा खटैक। बताइए किसकी फॉर्मेशन कर देगा? ट्रिपल बॉन्ड की। किसकी फॉर्मेशन कर देगा? ट्रिपल बॉन्ड की। साथ में यहां से कौन रिलीज हो जाएगा? NH3 और साथ में कौन निकलेगा? NaCl। बताइए कितने मोल लग चुके हैं अभी तक? दो बार एलिमिनेशन करवाए तो 2 मोल तो लगेंगे ही। फिर ये NH2 माइनस बोलेगा तुम चलो मैं इसको घर तक छोड़ के आता हूं। क्यों? क्योंकि कैसी एल्काइन बनी है? टर्मिनल। और इसका फेवरेट काम क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। फेवरेट काम कौन सा है? डीप्रोटोनेशन। तो अभी बोलता है 1 मोल और लगेगा, किसमें? डीप्रोटोनेशन में। अगर टर्मिनल एल्काइन गलती से बन जाती है तो फिर ये डीप्रोटोनेशन और कर देता है, और डी बाद आपके लिए एक नया न्यूक्लियोफाइल बनाकर चला गया है जो SN2 रिएक्शन में काम में आएगा।
आगे बात समझ में, किस में काम आ जाएगा, SN2 रिएक्शन में। यहां से कौन रिलीज हो जाएगा, अमोनिया। So this will be the end product. If terminal alkyne is formed, then 1 मोल एक्स्ट्रा लगेगा किसके अंदर, एसिड बेस रिएक्शन में। टोटल कितने मोल लग गए इस रिएक्शन के अंदर, टोटल हमारे सामने मोल लग गए हैं 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। नेक्स्ट हमारे सामने दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH। क्या दिया हुआ है, एल्कोहलिक KOH। आप जानते हैं एल्कोहलिक KOH भी इररिस्पेक्टिव ऑफ एल्काइल हैलाइड हमें क्या करवाना होता है, एलिमिनेशन। क्या करवाना होता है, एलिमिनेशन। तो पहले तो एलिमिनेशन एग्जैक्टली वैसा ही होगा, अल्फा से हटेगा हेलोजन, बीटा से हट जाएगा क्या, हाइड्रोजन, और हमारे सामने ये बनकर आ जाएगा। ध्यान से सुनना, कुछ इस प्रकार की बातें हमारे सामने हो जाएंगी। मान लीजिए ये हमारे सामने बनकर आ गया है। अब एनसीईआरटी लिखती है इस बात को, अगर एनसीईआरटी लिखती है तो गलत नहीं है, गलत नहीं, एनसीईआरटी ने अच्छा लिखा है कि जो एल्कोहलिक KOH होता है ना, उसमें जो आपका बेस रहता है वो रहता है RO-। कौन रहता है, RO- रहता है, एल्कोक्साइड होता है। और सोडामाइड में बेस कौन रहता है, NH2-। बताइए इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, आप बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, स्ट्रॉन्ग बेस यही है क्या। तो ये हमारे सामने क्या, किसका ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारे सामने रहने वाला है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, तबीयत से सुनना। तो क्या कहता है कि जो NH2- है ना, वो तो पावरफुल बेस है, लेकिन RO- एक वीक बेस होता है एज कंपेयर टू NH2-। तो ये यहां से इस हैलोजन को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि इस हैलोजन ने क्या डेवलप कर रखा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर रखा है। ये एनसीईआरटी ने लिखा है चैप्टर हाइड्रोकार्बन एल्काइंस के प्रिपरेशन मेथड में कि एल्कोहलिक KOH के केस में आपको रिएक्शन को यही रोक देना है, इससे आगे नहीं जाना है। और उसका कारण हमारे सामने क्या जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आप जानते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड के बनने से हैलोजेंस की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उनको निकाल पाना इतना आसान नहीं है। और उसकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो, ये क्लोरोबेंजीन था, क्या यहां पर भी आपका जो हैलोजन है वो डबल बॉन्ड पर था, यस। क्या इसने भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कर रखा था, यस। जब आपने OH- बेस लिया था तो टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन बहुत ही आपने खतरनाक वाली ली थी। याद दिलाओ मेरे को, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पसीने आ गए थे OH- को, क्या आ गए थे, पसीने। और रिएक्शन कहां से गई थी, बेंजाइन मैकेनिज्म से। इनफैक्ट बेंजाइन में पहला स्टेप एलिमिनेशन का ही होता है, किसका होता है, एलिमिनेशन का ही होता है। फिर हमने लेकर आए थे एक और एक्सपर्ट को, ये देखो ये कहानी है, ये प्रोफेशनल्स की कहानी है, किसकी कहानी है, प्रोफेशनल्स की। ये प्रोफेशनल नहीं है OR- OH- एलिमिनेशन के लिए। प्रोफेशनल कौन है, NH2-। NH2- बोलता है बाजू हट, पसीने आ गए तेरे को इसको हटाने में। ये देखिए NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ टेम्परेचर बता -33°C, हटा के चला गया था इसको। ये देखो इतना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कंडीशन आपको समझाती है कि वास्तव में इसके बस की बात नहीं है, नहीं हट को यही रोक देना है। नीचे वाले में भी एल्कोहलिक KOH दिया है क्या, यस। अगर आपने एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन हमारे सामने यही रुक जाएगी क्या, यस। अब अगर आपको आगे लेकर जाना है तो आपको फिर से क्या डालना पड़ेगा, NaNH2 लिक्विड अमोनिया। अब आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि यस इट्स ए पावरफुल बेस। ये हटा देगा, ये बोलेगा हटा देगा नहीं, इसको घर तक छोड़ के आऊंगा मैं, तुम चलो। यहां से हटाएगा, क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और इसके पास ट्रिपल बॉन्ड्स में आखिरी वाले अल्काइन में अगर H होता है तो कैसा होता है, एसिडिक। रिएक्शन को यही रोकेगा कि आगे बढ़ेगा, आगे एक बार और करेगा, क्या, डीप्रोटोनेशन। अगर डीप्रोटोनेशन कर दिया तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर आएगा। इस रिएक्शन का थीम क्या है, क्या आप बता पाओगे, यस कि एल्कोहलिक KOH के केस में डबल बॉन्ड पर लगे हुए हैलोजन को हटाने में दिक्कत आती है, बट NH2- सोडामाइड इज परफेक्ट फॉर दिस, इट्स स्ट्रॉन्ग बेस, ये हटा देगा, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा, मास्टर बताएगा तभी पता चलेगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपकी नॉलेज टोटली आपके टीचर की नॉलेज पर डिपेंड करती है। अगर वो जानता है तो आप जान पाओगे, वो नहीं जानता है तो आप कद्दू नहीं जान पाओगे, क्योंकि यहां पर वहां सोच भी नहीं सकते तुम, पहले से ही पता होना चाहिए ये करता है, ये नहीं करता है। सुलटा दिया है क्या, तो 2 बार हमने एलिमिनेशन करवा दिया है, चाहे जेमिनल दे दे चाहे विसिनल दे दे, आपको क्या बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पर लगे हुए हैलोजन को हटाने में NH2- खतरनाक है, हटा ले जाएगा, एल्कोहलिक KOH की औकात से बाहर चला जाता है।
वो बोलता है कि इसने पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप कर लिया, अब मैं नहीं हटा पाऊंगा। एक बार तो मैंने हटा दिया है, एक बार तो ये भी हटा देगा। ये सिंगल बॉन्ड वाले थे, हटा दिया उसने भी, डबल बॉन्ड वाले पर नहीं हटा पाया, राइट एक तरफ फैल गया है। बोला पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, रिएक्टिविटी कम हो गई है, मैं घटिया बेस हूं, इतना अच्छा बेस नहीं हूं। NH2 माइनस को बुलाया जाए, वो प्रोफेशनल इस काम के लिए। सुलटा दिया है क्या? तो ये पहली E2 रिएक्शन आप लोगों के सामने है। तो पहले पता था NH2 माइनस एलिमिनेशन करता है एल्कोहलिक KOH भी, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है सेकेंडरी है देखना ही नहीं। क्या बता सकते हैं रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है? डी हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन या डिहाइड्रेशन? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों हट रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हमारे सामने रिएक्शन आएगी डीहेलोजिनेशन। सेकेंड रिएक्शन हमारे सामने है, दैट इज डीहेलोजिनेशन। ये सारी E2 रिएक्शन के एग्जांपल चल रहे हैं भाई। डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन नाम से समझ में आ गया क्या हटाना है? हेलोजन। और इसका प्रोडक्ट आप पहले से ही जानते हैं, भले ही आपको रियलिटी मैंने नहीं बताई थी। मैंने बोला था व्हाट एवर इज द रियलिटी, आंसर हमेशा आपका क्या आएगा? सही। मान लीजिए यहां पर कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है CH3Br, यहां पर भी लगा हुआ है CH3CHBr, यहां पर Br और ये CH3। अब आप पूछोगे सर ये रिएक्शंस दी कहां हुई है? हमें तो नहीं मिल रही एल्काइल हैलाइड चैप्टर में। एल्काइल हैलाइड में उसने एलिमिनेशन का नाम हल्का सा लिया है और गया है फिर। हालांकि ये सब दी हुई है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन में और प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइन में, तो उनके बिना आप प्रिपरेशन मेथड नहीं पढ़ सकते हो। देखिए या तो आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या फिर मैंने बोला था कौन लेकर आ जाइए? NaI। ये दोनों ही काम क्या करके देंगे? डीहेलोजिनेशन। नीचे वाले का जुगाड़ मैं आपको बता चुका हूं, ऊपर वाले का जुगाड़ भी मैं आपको बता चुका हूं। एक्स हटा दे रेडिकल बना दे, एक्स हटा दे रेडिकल बना दे। बताइए क्या बनकर आ जाएगा हमारे सामने? डबल बॉन्ड। क्या बनकर आ जाएगा? डबल बॉन्ड। एल्किन की फॉर्मेशन हो गई कि नहीं हो गई? हेलोजन हटे हैं तो डीहेलोजिनेशन कहलाएगा। केवल और केवल हेलोजन हटे हैं। इसमें भी जुगाड़ बताया था, Br को हटा के आई लगा, Br को हटा के आई लगा, आई 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 हटा डबल बॉन्ड बना। ये प्योरली क्या है? जुगाड़। क्योंकि एनसीईआरटी ने मैकेनिज्म दिए नहीं है और जब तक वो मैकेनिज्म देगा नहीं हमसे पूछ नहीं सकता है। छापिए, बिना बताए ही आपको ये सारी चीजें पहले से ही क्लियर है। जिंक डस्ट, मेटल डीहेलोजिनेशन करता है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन मत करवा देना, हाइड्रोजन मत हटा देना। हालांकि रिएक्शन जाती कहां से है? E2 से। हमें कोई लेना देना नहीं पूछेगा इसके बारे में कैसे होगी, परेशानी मत होना। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, पता नहीं कितनी बार आएगी ये। क्लोरोफॉर्म को जब आप Ag की प्रेजेंस में क्या करते हैं? हीट करते हैं। आ गया लौट के? डी है, क्या करता है? डीहेलोजिनेशन। केवल किसको हटाता है? हेलोजन को। Ag की प्रेजेंस में हीट करते हैं। बताइए क्या जुगाड़ बताया था? एक्स हटा रेडिकल बना, एक्स हटा रेडिकल बना, केवल कौन हटेंगे? हेलोजन। ऊपर वाले में क्या बनकर आएगा हमारे सामने? एसिटाइलिन। क्या बनकर आएगा? एसिटाइलिन। और यहां पर हमारे सामने ये बनेगा 4 कार्बन वाला ब्यूटाइन। किसी को कोई डाउट है क्या? इसके आने से पहले को जुगाड़ बता चुका हूं, जुगाड़ इतने शानदार हैं फेल नहीं होंगे। एक्स हटा रेडिकल बना, एक्स हटा रेडिकल बना, आपस में क्या बना देंगे? बॉन्ड, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। रिएक्शन ऑफ RX विद मेटल पहले ही बता चुका हूं, RX की रिएक्शन मेटल के साथ ये आ चुकी है, बस ये नहीं बताया था कि ये E2 से हटते हैं या ये डीहेलोजिनेशन का एग्जांपल है। पहले ये सारी बातें हम कर चुके हैं। बताइए अभी तक किसी को कोई डाउट, दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट जिसका आप कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, SN2 वर्सेस E2, कि कब करवाना है SN2 और कब करवाना है E2। बहुत बहुत ही क्लियर डिफरेंस होता है, बहुत क्लियर डिफरेंस होता है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो अपनी पुरानी बातों को दिमाग में लाकर होंगे, जो मेरी बात सुनेगा उसको कंफ्यूजन आने ही नहीं दूंगा। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में अच्छे अच्छे लोगों के डाउट क्लियर किए मैंने, अच्छे अच्छे लोगों के। तुम समझ गए इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
लोगों को सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का पता भी नहीं था। टेबल बना के ये टेबल SN2 टी क्रॉस E1 E2 क्रॉस 10 मिनट में SN1 SN2 E1 E2 पढ़ा देते हैं। कद्दू समझ में नहीं आता बच्चे को, उससे सिलेबस खत्म होता है। क्या खत्म होता है? सिलेबस। और बच्चा भी खत्म होता है धीरे धीरे। अच्छा खासा इंटेलिजेंट बच्चे को भी अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि यार दिमाग तो ठीक ठाक चलता था, यहां आके क्या हो गया। इससे बढ़िया ऑर्गेनिक तो स्कूल वाला ही समझा लेता था, यहां कम कैसे समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे SN2 वर्सेस E2। SN2 वर्सेस E2। SN2 वर्सेस E2। देखिए यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको कुछ बातें पहले ही बता चुका हूं कि सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स अगर RO- के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि एल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट क्या देंगे? एलिमिनेशन। मेजर प्रोडक्ट क्या देंगे? एलिमिनेशन। प्राइमरी के केस में हमें डाउटफुल रहता है। प्राइमरी में कभी होता है सब्स्टिट्यूशन और कभी होता है एलिमिनेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है? सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमने उसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस में भी इस्तेमाल में लिया है। देखिए पहला पॉइंट ध्यान से सुनना भाई, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हम डाउटफुल किस में है? केवल दो में। जितने बेस हमने लिए उनमें से किस में डाउटफुल है? केवल दो में। एक तो इसमें डाउटफुल है और एक इसमें डाउटफुल है। बाकी में तो क्या लिखा हुआ है? इरिस्पेक्टिव ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, NH2- एलिमिनेशन, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एलिमिनेशन। आपका RX प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में हमें डाउटफुल रहता है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स विदाउट ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन, क्योंकि आप जानते हैं बीटा पर ब्रांचिंग SN2 को तो खत्म करता है। और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स विदाउट ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन reacts with ethoxide ion and methoxide ion. Reacts with ethoxide ion and methoxide ion. Reacts with ethoxide ion and methoxide. Methoxide क्या हुआ? CH3O-, ethoxide C2H5O-. Reacts with ethoxide ion and methoxide ion to give substitution as a major product. To give substitution as a major product. To give substitution as a major product. अगर इथोक्साइड आयन और मिथोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो और बीटा पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, एल्काइल हैलाइड कैसा है? प्राइमरी, तो उस केस में आपको SN2 मेजर प्रोडक्ट देना है, SN2। नेक्स्ट लिखेंगे, if there is branching at beta carbon, if there is branching at beta carbon, if beta carbon in primary alkyl halides, in primary alkyl halides, ध्यान से सुनते रहना भाई इसको, if there is branching at beta carbon in primary alkyl halides, then ethoxide and methoxide, then ethoxide and methoxide, then ethoxide and methoxide gives elimination as a major product, gives elimination as a major product. तो E2 से major product देंगे, then give elimination as a major product. प्राइमरी में दो बातें डिसाइड करती हैं कि बीटा पर ब्रांचिंग है या नहीं है, क्योंकि बीटा पर ब्रांचिंग से E2 बढ़ता है, SN2 स्लो हो जाता है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट, 2 degree and 3 degree alkyl halides, 2 degree and 3 degree alkyl halides, 2 degree and 3 degree alkyl halides react with methoxide ion and ethoxide ion, react with ethoxide ion and methoxide ion to give elimination as a major product, to give elimination as a major product. 2 डिग्री और 3 डिग्री में अगर RO- यानी कि एल्कोक्साइड आ गया है, फिर मिथोक्साइड हो, इथोक्साइड हो, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा? एलिमिनेशन से। ये सेम टू सेम लाइन आपने विलियमसन ईथर सिंथेसिस में भी लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने बोला था कि RX आपका प्राइमरी ही होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी में ये दोनों क्या देते हैं?
एलिमिनेशन। देखो एक बार पेज पलटो, बेस यूज्ड इन E2 देखो, चलो वापस पेज पलटो। तो क्योंकि तुम सारे के सारे गजनी स्टाइल लोग, हाथों हाथ भूलने की जो एबिलिटी आपके अंदर है ना, वो कमाल की ही है। देखिए जितने भी बेस थे क्या वो क्लियर हो चुके हैं? इधर आपने बेस लिखा होगा सबसे ऊपर NaNH2, फिर आपने लिखा होगा एल्कोहलिक KOH, फिर टर्सरी ब्यूटोक्साइड, फिर इथेनॉल KOH, इरिस्पेक्टिव ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कद्दू फर्क नहीं पड़ता, एलिमिनेशन देना है। क्या करवाना है? एलिमिनेशन। इधर तुमने ये दोनों बेस लिखे होंगे जिन पर हमने ना SN2 लिखा है ना E2 लिखा है, तो अब इन दोनों का क्लियर हो गया है क्या कि कब SN2 देते हो, कभी alkyl halide without branching SN2, प्राइमरी alkyl halide with branching, या फिर सेकेंडरी टर्सरी E2 मेजर प्रोडक्ट देंगे। क्लियर? चलिए अब आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं। इनके अलावा SN2 E2 में कभी खोपड़ा खराब मत करना। ढेर सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपके डाउट भी क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। क्या हो गया? किसका वॉलपेपर? उधर से तेरे को यार टैब में दिखाई दे रहा है, अलग अलग लेवल के लोग बैठे हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ गया है, बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे भाई। CH3 CH2, मैं कुछ बातें जो लिखने वाला हूं वो डेटा के साथ लिख रहा हूं, आपको भी पता होगा टैब से देखकर लिख रहा हूं, मतलब मेरे को भी याद नहीं है तो आपको भी याद नहीं करने हैं। कितना बनेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये है खतरनाक बात, धीरे धीरे इनमें आप कंफ्यूज होने लगेंगे। एक बात सुन ले ध्यान से, जब भी मिथॉक्साइड आयन लेगा, या तो सोडियम मिथॉक्साइड लेगा या पोटेशियम मिथॉक्साइड लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? जब भी ये लेगा तो बेटा सोलवेंट इसका कॉन्जुगेट एसिड लिया जाता है। RO माइनस लेगा तो सोलवेंट क्या लेगा? ROH, क्योंकि अल्कोहल जो सोलवेंट होता है वो लेस पोलर होता है वाटर के कंपैरिजन में, तो ये E2 को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? E2 को। तो जब ये RO माइनस होना तो तेरा ध्यान इस पर नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए, वरना तू रायते की तरह फैलेगा। जब RO माइनस हो तो ROH को मत देख, सोलवेंट को मत देख। बता कौन सा एल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। यस। क्या यहां पर कोई ब्रांचिंग है? आप बताइए। अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, क्या यहां पर SN2 का प्रोडक्ट बता सकते हो? यस सर। ये करेगा अटैक और ये निकलेगा बाहर खटैक, तो ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आया है। किसका प्रोडक्ट है ये? SN2 का। ये हमारे सामने प्रोडक्ट बन जाएगा SN2 का। क्या यहां पर E2 बिल्कुल भी नहीं होगा? ऐसा किसने बोला? SN2 और E2 साथ चलते हैं, कभी SN2 का मेजर आता है, कभी E2 का मेजर आता है। अगर E2 हुआ तो होगा कैसे? अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। अगर हमसे पूछ ले, ध्यान से सुनना, कई बार तुम क्या करते हो ना, मास्टर का खोपड़ा खराब कर देते हो। तुम्हारा खुद का खोपड़ा तो खराब है ही, मास्टर का और कर देते हो कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। ध्यान से सुन, अब ये किसका प्रोडक्ट है? E2 रिएक्शन का। किसका प्रोडक्ट है? E2 का। आप बता सकते हैं इनमें से मेजर कौन? SN2। नो डाउट दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर हमें इन दोनों में से एक को चुनना हो तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मेजर होता है, वो बताया जाता है हमेशा। जो मेजर प्रोडक्ट होता है वही बताया जाता है। ये लगभग 90% बनता है, टोटल प्रोडक्ट का 90% ये होता है, और 10% हमारे सामने ये होता है। ये परसेंटेज आपको याद नहीं करनी है, ये तो मैं बता रहा हूं डेटा के साथ कि वास्तव में ही ये प्राइमरी में विदाउट ब्रांचिंग के साथ SN2 ही मेजर प्रोडक्ट देता है। लेकिन एग्जामिनर होता है डेढ़। कई बार एग्जामिनर आपके सामने ये प्रोडक्ट देता है, रिएक्शन यही दी हुई है, प्रोडक्ट ये देगा, बोलेगा बताइए ये प्रोडक्ट कौन सा मैकेनिज्म से बना होगा? E2 से। अब तुझे माइनर मेजर पर ध्यान नहीं देना है, बाहर आके बच्चे मास्टर के गुर्दे में उंगली करेंगे, सर आपने तो बोला था ना यहाँ SN2 होगा। हाँ तो मैंने कब मना किया है? अबे पूछा क्या, ये तो देख ले। उसने ये पूछा है कि बता कौन से मैकेनिज्म से बना हुआ प्रोडक्ट है? E2 से बना हुआ है, माइनर मेजर की बात ही नहीं की उसने। वो तो ऐसा करेगा कई बार कि बताइए प्रोडक्ट बना हुआ है, कौन सी मैकेनिज्म से बन सकता है ये प्रोडक्ट। तो जब मैकेनिज्म आपसे पूछ रहा है, प्रोडक्ट पहले बनाकर दे दिया है, तो उसमें माइनर मेजर मैटर नहीं करता है। तो ये बताइए बना कैसे होगा, दैट्स ऑल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस टाइप का एल्काइल हैलाइड है। किसका? क्यों कंपैरिजन कर रहा है? काम का है ही नहीं। मैं राक्षस तेरे को बताऊंगा। ये देखिए रिएक्शन करवाई गई है इसके साथ, ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है? उसके दिमाग में सवाल आया, उसने पूछ लिया, मैंने जवाब नहीं दिया। जो चीज कंफ्यूजिंग होती है उसको फालतू में दिमाग नहीं लगाना है। ये देखिए गौर से देखिए, एल्काइल हैलाइड कैसा, गौर से देखिए। एल्काइल हैलाइड के बारे में बताओ कैसा है?
प्राइमरी। अब कुछ को ये डाउट आ जाएगा, इसका मतलब है ये मिथाइलिन ग्रुप 15 बार है। CH2 15 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 15 बार, क्योंकि होममेड क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूं। यहां पर ये रिएक्शन कही है। बताइए अल्काइल हैलाइड कैसा है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये हमारे सामने है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ध्यान से देखिए, साथ में जो दिया हुआ है मिथॉक्साइड आयन, क्या इस पर ध्यान दोगे? नहीं। पता है तुम यहां तो ध्यान नहीं दोगे, सेकेंडरी और टर्सरी में तुम फैलोगे, वहां पर जाकर उल्टी पुल्टी बात करने लगोगे, ऐसा लगेगा जैसे भांग के लड्डू खा के आए हो तुम लोग। अब बताइए यहां पर SN2 होगा? होगा। अगर SN2 हुआ हमारे सामने तो कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनकर आएगा। SN2 का प्रोडक्ट बता सकते हैं? यस। मान लीजिए अगर ये प्रोडक्ट आपके सामने बना के दे दे कि बताइए कि ये प्रोडक्ट किस मैकेनिज्म से बना होगा, हम गारंटी से कह सकते हैं ये SN2 का प्रोडक्ट होगा। SN1 हो नहीं सकता, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अगर हुआ होता तो रीअरेंजमेंट दिखाई देता। क्या दिखाई देता? रीअरेंजमेंट। तो ये SN2 का प्रोडक्ट है। साथ में अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये एल्कीन भी बनेगी। कौन सी एल्कीन बनेगी? ये वाली हमारे सामने एल्कीन भी बनेगी। एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा? यस। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन साथ साथ चलते हैं, डायरेक्ट कंपटीशन है SN2 का E2 के साथ। आप बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये लगभग यहां पर 99% बनता है, और ये कितना बनता है? 1%। देखो डेटा के साथ चीजें क्लियर हो रही है, लेकिन डेटा अपने को याद नहीं रखना है। जो लाइन लिखी हुई है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिथॉक्साइड आयन इथॉक्साइड आयन विदाउट ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूशन SN2 विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब कुछ ऐसे आने लगेंगे जिनको फर्क नहीं पड़ता है, जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि आपका अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, वो पैदा ही एलिमिनेशन करने के लिए हुए हैं। ये देखना, बहुत पहले आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवा दिया था, बहुत पहले आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवा दिया था, लेकिन आपको कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। गजनी स्टाइल लोग हैं। जरा बताओ प्राइमरी है क्या? लेकिन सब्स्टिट्यूशन करवाओगे क्या एलिमिनेशन? महाराज बताया था आपको, इरिस्पेक्टिव ऑफ एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन ही मेजर प्रोडक्ट। एलिमिनेशन होगा कहां से? E2 से। अल्फा से क्या हटेगा? हेलोजन। बीटा से क्या हटेगा? हाइड्रोजन। तो क्या बनेगी हमारे सामने? एल्कीन। ध्यान से सुनते रहेंगे, ये हमारे एल्कीन एल्कीन बनकर आ जाएगी। ये किसका प्रोडक्ट है भाई लोगों? ये E2 का प्रोडक्ट हमारे सामने है। क्या यहां पर SN2 जरा सा भी नहीं होगा? नहीं। ये किसने मना किया है? SN2 होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन माइनर प्रोडक्ट बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा? माइनर। क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, SN2 तो दे ही सकता है ना भाई। माइनर प्रोडक्ट आएगा वो अलग बात है, ये हमारे सामने बनकर आएगा। ये किसका प्रोडक्ट है? ये SN2 का प्रोडक्ट है, और इस बार क्या हो गया है? चेंज। ये इस रिएक्शन का कैसा प्रोडक्ट रहेगा? मेजर। और ये इस रिएक्शन का कैसा प्रोडक्ट रहेगा? माइनर। तो जब भी हमसे प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन पूछता है तो हम क्या बताते हैं? मेजर। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये लगभग 85% बनता है और ये लगभग 15% बनता है। तो आपसे पूछे क्या ये ईथर विलियमसन है? यस बनेगा तो सही, इत्तू सा बनेगा, लेकिन बनेगा सही, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, SN2 तो देगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, SN2 तो देगा। कितना देगा उससे कोई लेना देना नहीं है, बनेगा जरूर, ज्यादा नहीं बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा? माइनर। उसने पूछा ही नहीं है कि मेजर बनेगा या माइनर बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, ये पूछता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था ना, ग्रुप में भी आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर कांट बी प्रीपेयर्ड यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कांट का मतलब 0% बनना चाहिए। सुलटाएंगे फिर आगे बढ़ूंगा। परसेंटेज याद ना करें। कुछ लोग बोलेंगे सर परसेंटेज याद नहीं हो रही, बाकी समझ में तो आ गया है। दिमाग खराब करने का ये एक ही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। तुम्हें तरीके जानने की जरूरत क्या है, पहले खराब है तुम्हारा। बताइए इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा?
बातें नहीं। सुलट जाओगे फिर तुम एक दूसरे पर हंसोगे बाद में, और दुनिया तुम पर हंसेगी। डजेंट मैटर तो पता चल जाएगा। इस बार सिलेक्शन नहीं होगा और तेरे पापा बोलेगा कि सिलेक्शन क्यों नहीं है, तो बोलना डजेंट मैटर। तेरे को बताएगा कि तेरे लिए डजेंट मैटर है, मेरी तो जिंदगी की कमाई चली गई तेरे पीछे। डजेंट मैटर ऐसे बोलते हैं। ज्यादा वेब सीरीज देखने का यही नुकसान है, टूटी फूटी इंग्लिश सीखते एक तो बीच में से कहीं से भी फ्रेज निकाल के लाते हैं, उसी को दिन भर बोलते रहते हैं। ये वही लोग हैं जिनको बोला जाए ना हैप्पी बर्थडे तो बोलते हैं सेम टू यू। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। मेरे सामने इंग्लिश की बात करता है, 90 घंटे में पराठेदार इंग्लिश बोलना सीखे, मैंने कोर्स किया है। देख कितना पराठेदार बोलता हूं तो तुम्हें पता ही है, लेकिन मैंने पैसे देकर इंग्लिश सीखी है, क्योंकि 10वीं तक मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा हूं। 6th स्टैंडर्ड में पहली बार मैंने ABCD लिखना सीखा था। तो इसलिए तुम्हारे लिए ये एक अच्छी बात है कि लेट शुरू करने से इसका मतलब नहीं है कि तुम पीछे हो जाओगे। फर्क इतना सा होता है, कोई बाद में पढ़ना शुरू करता है और कोई पहले। लेकिन जिसने बाद में शुरू किया है वो ऐसा नहीं है कि पीछे रहेगा। कब शुरू किया है ये इंपॉर्टेंट है, जब वो शुरू करेगा निकल जाएगा आगे। जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है। बातें करने में तुमसे कोई नहीं जीत सकता, इसलिए उसने पेपर ऑब्जेक्टिव रखा है, इंटरव्यू भी नहीं रखा है। वरना तुम उसको मोल लेते वहां पर, वो बोलता है कि ये तो चाहिए अपने, जुगाड़ लगा के कुछ भी इसको तो अपने कॉलेज में लेकर आओ। बिल्कुल दोनों लिखने हैं, दोनों ही लिखने हैं। SN2 भी होगा या E2 होगा, जो भी होगा दोनों लिखने हैं आप। देखिए कैसा एल्काइल हैलाइड है, गौर से देखिएगा। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है, लेकिन सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता भाई। क्या देगा? एलिमिनेशन। अल्फा और ये कौन है? बीटा। अल्फा से हेलोजन हटा ले, बीटा से हाइड्रोजन हटा ले, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा? एलिमिनेशन। तो ये हमें पता है कि मेजर प्रोडक्ट हमारे सामने एलिमिनेशन वाला ही रहेगा। दैट्स ऑल, हमें मेजर ही बताना है, ये रहेगा मेजर। क्या सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा? होगा सर, किसने मना किया? प्राइमरी SN2 भी देगा थोड़ा सा, लेकिन मेजर तो E2 से ही आएगा। तो क्या ये ईथर इस रिएक्शन में बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये किसने मना किया कि सर बनेगा ही नहीं? बन सकता है, लेकिन बहुत ही कम बनेगा, माइनर प्रोडक्ट के तौर पर आएगा। बिल्कुल सही बात है। ये किसका प्रोडक्ट है? SN2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं भाई लोगों, तो ध्यान से देखना। ये भी प्राइमरी ही है, लेकिन बीटा पर क्या आ गई है? ब्रांचिंग। और बीटा पर ब्रांचिंग आने से SN2 पीछे हटता है, तो E2 आगे निकलता है। क्लियर? अब ओवरटेक करना शुरू करेगा इसको कौन? E2। ये कौन सा है? अल्फा। ये कौन सा है? बीटा। प्राइमरी। अगर प्राइमरी में बीटा पर ब्रांचिंग है, साइड आयन और इथॉक्साइड आयन E2 मेजर प्रोडक्ट देते हैं। क्या यहां पर SN2 बिल्कुल भी नहीं होगा? ये किसने मना किया सर? कौन मूर्ख है जो ऐसी बातें कर रहा है? बिल्कुल यहां पर हमारे सामने SN2 भी होगा। ये प्रोडक्ट किस रिएक्शन का है? SN2 का। क्या यहां पर एलिमिनेशन होगा? बिल्कुल यहां पर हमारे सामने एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये किसका प्रोडक्ट है? E2 का। एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। और भाई लोगों, अब आपके जो टेंशन वाली बात है वो शुरू होने को है। अब आप फैलने लगेंगे रायते की तरह। पता नहीं कैसे कैसे सवाल मुझसे पूछे जाएंगे, जिनके बारे में आपको पूछना भी नहीं चाहिए। ये देखिए, ये एल्काइल हैलाइड बताइए कौन सा है? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। क्या लिखवाया है? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में RO माइनस यानी कि एल्कोक्साइड आयन, चाहे वो मिथॉक्साइड हो चाहे वो इथॉक्साइड हो, मेजर प्रोडक्ट क्या देगा? एलिमिनेशन। मेजर प्रोडक्ट क्या देगा? एलिमिनेशन। अभी तुम नहीं सोच रहे हो, अभी तुम नहीं सोच रहे हो, तुम्हें सोचने पर वो मजबूर करेगा। आपको दिखाएगा कि देख, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ सर, SN1 होगा या तो
ये फालतू में खूबसूरती के लिए ले रखा है। फिर ये किस लिए है? अगर RO माइनस दिया हुआ है, इग्नोर इट। कई बार वो नहीं लिखता RO माइनस, ये अल्कोहल, अल्कोहल जब नहीं लिखता ना तब बच्चा आंसर दे देता है कि हाँ इथोक्साइड आयन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड E2 करना है। लेकिन जब ये लिख देता है अल्कोहल साथ में, तब चलता उसका दिमाग गलत करने के लिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1, वो तो यूं ही है। उसको देखूंगा तो मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो जाएगा, उसको तो पहले ढक लेता हूं मैं कि सर मैंने तो उसको ढक के क्वेश्चन सोल्व किया था। आप तो ये बताओ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 क्यों नहीं हुआ? ऊपर RO माइनस भी तो देख ले। तो जब RO माइनस है तो इसको मत देखना, कॉन्जुगेट एसिड को ही सॉल्वेंट बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? कॉन्जुगेट एसिड को ही सॉल्वेंट बनाया जाता है, लो पोलरिटी का सॉल्वेंट है। मेजर प्रोडक्ट यहां से कहां से निकल कर आएगा? E2 से। ये हमारे सामने रहेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। आप बताइए क्या यहां पर सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा? ये किसने मना किया? सब्स्टिट्यूशन होगा, बट दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, मेजर E2 से आएगा। NaCN, बताइए मैंने CN माइनस को एलिमिनेशन में इंक्लूड किया है क्या? CN नहीं करता है। CN इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज होते इसलिए वापस उठा के लाए हम इसको सेकेंडरी के साथ। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड DMSO सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक, दिस इज स्टेबल कंडीशन। ये एलिमिनेशन नहीं करता है। CN माइनस जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो जाए तब तक करता ही नहीं है। CN माइनस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ क्या करता है? SN2। क्या करता है? SN2। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट बता सकते हैं, बिल्कुल याद कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपने कई बार किए हैं, लेकिन तब आपने एलिमिनेशन नहीं पढ़ा था, अब हमने पढ़ लिया है। तो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा। CN माइनस में प्राइमरी सेकेंडरी में ये एलिमिनेशन नहीं करता, 3 डिग्री में मजबूरी में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि SN2 हो नहीं सकता। वो आपसे नहीं पूछेगा, परेशानी मत होना। नेक्स्ट में बताइए भाई लोगों, अगर तुम्हें मेरी कुछ बातें याद हैं तो मैंने बोला था, इसने भी कसम खा ली है, मर जाऊंगा लेकिन एलिमिनेशन नहीं करूंगा। ये कभी एलिमिनेशन नहीं करता है, मैकेनिज्म चेंज कर लेगा लेकिन एलिमिनेशन नहीं करता है। इस पर लोग स्टार बना बना कर आपको पढ़ाते हैं। 2 ही कोड़ी की बात है। कितने कोड़ी की बात है? ये कभी एलिमिनेशन नहीं करेगा। तो सेकेंडरी या टर्सरी में भी नहीं करेगा, ये टर्सरी में भी नहीं करेगा। कौन सा अल्काइल हैलाइड आया भाई लोगों? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में RO माइनस के साथ एलिमिनेशन, CN माइनस SN2 ही देगा। आज अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये भी आपके सामने सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, ये एलिमिनेशन कभी भी नहीं करता है। CN माइनस प्राइमरी सेकेंडरी में कभी एलिमिनेशन नहीं करेगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा देगा? सब्स्टिट्यूशन। और आज की आखिरी बातें, और अब देखना आप होने लगेंगे बेचैन। बहुत ही शानदार बातें आएंगी, ध्यान से सुन लेना भाई, कोई बचा नहीं सकता तुम्हें अगर आपने मेरी बातें नहीं सुनी तो। तू तो बर्बादी के कगार पे पहले खड़ा है राक्षस। वो राज मूवी देखी है? उसका एक डायलॉग, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूं, तो तुम उस टाइप के हो। पेपर सर के ऊपर आ चुका है, डेट आ चुकी है, लेकिन सीरियसनेस कहां मिलेगी सर? खरीदनी है थोड़ी सी। वो अलग तरीके से समझाएंगे फिर तुम्हें, उनके समझाने का तरीका अलग है। लीजिए ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, आराम से, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको इनके आंसर देने, आराम से सोच समझ के। अगर किसी ने गलत आंसर दिया वो बिना गर्दन के घर जाएगा। आज घर तो जाएगा, घर जाने के बाद तुम्हारे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे कि ये गर्दन कहां गई इसकी। मर्डर केस सर, 1-2 की तोड़ो, आपको भी मुक्ति मिले हमें भी मिले। ये लीजिए, ये क्वेश्चन करेंगे और खुशियां मनाएंगे आप लोग। मैं इंतजार कर रहा हूं इस क्वेश्चन के सही आंसर आने का। मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है लोग अभी, जिनको यहाँ कंफ्यूजन आया ना उनको समझ में आ जाएगा, और जिसको कुछ नहीं पता चला बैठा रहेगा, ऐसे देखता रहेगा, घूरता रहेगा, क्वेश्चन खुद ही बोल देगी ये बना दे भाई, इतना भी क्या घूर रहा है मुझे। फ्रंट बेंच से डिसाइड हो जाएगा पीछे कितना रिस्पॉन्स रहने वाला है। फ्रंट बेंच वाले लिख रहे हैं, काट रहे हैं, लिख रहे हैं, काट रहे हैं कि आज के बाद हम आगे नहीं बैठेंगे। कुछ तो स्केल से बढ़िया बढ़िया लाइन भी बना रहे हैं कि भाई ये जब तक देखता रहेगा अपन टाइम पास करते रहेंगे, बनाने का तो अपन भी नहीं है।
ये एक ने रायता फैला दिया है। मेजर बनाना है, क्या बनाना है? मेजर ही बताना है। अगर दोनों बता रहे हो तो फिर मेजर लिखो उसके नीचे। कुछ डेढ़ चाण है, SN2 का भी लिख दिया, E2 का भी लिख दिया। कौन सा मेजर है? गजब प्राणी है, गजब। मतलब कुछ तो सीखे हो तुम यहां तक आते आते। सही है। पेन नहीं चल रहे हैं। अबे बताइए, बताइए कौन सा एल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, सबसे मुश्किल टॉपिक होता था आपके लिए, सबसे मुश्किल टॉपिक होता है बच्चे के लिए। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड RO माइनस, मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन। कैसे होता है? अल्फा से हैलोजन, बीटा से, सारे में से कोई सा बीटा है, चटाले से एक जैसे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही प्रोडक्ट बनकर आएगा मेजर। यस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेजर। नेक्स्ट में बताइए, टर्सरी अल्काइल हैलाइड विद RO माइनस। ये अच्छा एग्जामिनर है, जब ये देता है ना बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है। ये देता है सार 3 डिग्री पोलर प्रोटिक, फिर ये किस लिए? खूबसूरती के लिए है। जब ये साथ में हो तो इसको इग्नोर कर, इस पर मत ध्यान दे, RO माइनस पर ध्यान दे। किस पर ध्यान दे? RO माइनस पर। अगेन एलिमिनेशन विल बी मेजर। अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना दे। बता इसमें क्या करवाएगा? बता इसमें क्या करवाएगा? RO माइनस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्या देंगे? एलिमिनेशन। मैंने साथ लिखा हुआ है 3 डिग्री 2 डिग्री में एल्कोक्साइड आयन यानी कि थोक्साइड मिथोक्साइड एलिमिनेशन मेजर देते हैं। अब सोच नेक्स्ट में, अब सोच केवल कौन है? सॉल्वेंट। क्या डिफरेंस दोनों में क्लियर हुआ? जब RO माइनस होता है खेल वो खेलेगा, जब RO माइनस नहीं होता ओनली सॉल्वेंट SN1। यहां पर केवल सॉल्वेंट है। रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN1 रिएक्शन, हाँ या ना? नीचे वाले में बता मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा? SN1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अकेला एल्कोहल आता है ना, तब आप बात क्या करो SN1 की। अगर इसके साथ RO माइनस दिया होता है, ये देख, तो इसका कोई काम नहीं है। और ये क्या बोलता है आप जानते हैं कि सोचना भी मत, मैं एलिमिनेशन कर दूंगा। सोचना भी मत, सोचना भी क्या है? गलत है मेरे बारे में। मैं पैदा ही सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हुआ हूं। चाहे आपका एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं, मैं एलिमिनेशन नहीं करूंगा। कहां स्टार लगाते हो? कहां लगाते हो? यहाँ 2 डिग्री में लिखते हो, 3 डिग्री में लिखते भी नहीं हो। मैंने 3 डिग्री में भी लिखा है, SN2 सॉरी सब्स्टिट्यूशन ही देगा। अब अगर आपसे पूछा जाए आखिरी सवाल, ये प्रोडक्ट कौन से मैकेनिज्म से बना होगा? ये प्रोडक्ट कौन से मैकेनिज्म से बना होगा? इससे SN2 जो बोल रहे हैं उनकी तो गर्दन तोड़ूंगा, राक्षस 3 डिग्री है ये, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। यस, कहां से आया होगा? SN1, क्योंकि SN2 तो 3 डिग्री में होता ही नहीं है। आज की बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद।